हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? लॉकडाउन में आपका पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? चलो आज हम इस क्लास 12th का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हमने पिछले साल भी पढ़ा था, इसमें एक चीज़ आती है क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। क्रमिक युग्म दो संख्याओं अथवा राशियों का एक ऐसा समूह होता है जिनके क्रम सुनिश्चित होते हैं। अर्थात अगर मैं लिखता हूं ए और बी, ये ए बी एक क्रमिक युग्म है क्योंकि दो राशियों से बना हुआ है, ए और बी से, और ए को पहले और बी को बाद में लिखा गया है। इनके क्रम क्या होते हैं? सुनिश्चित होते हैं। इसी प्रकार से हम उदाहरण लिख सकते हैं 2 4 3 9 4 16 ऐसे ही। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो ये समूह है दो दो संख्याओं से बना हुआ है। पहला 2 4 3 9 4 16, इसमें इनके क्रम सुनिश्चित है। 2 4 3 9 4 16 मतलब जो ये दूसरी संख्या है पहली संख्या का वर्ग है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अगर हम इनके क्रम को परिवर्तन कर देते हैं तो ये क्रमिक युग्म भी परिवर्तन हो जाता है इसमें। जैसे हम इसको 4 और 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहली जो संख्या है वो दूसरी का वर्ग है। यहाँ दूसरी संख्या पहली का वर्ग था, यहाँ पहली संख्या दूसरी का वर्ग है। अतः हम क्रमिक युग्मों के जो अवयव हैं उनके क्रमों को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम क्रमिक युग्म लिखा गया है। इस पहली संख्या को या पहली राशि को प्रथम निर्देशांक या फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इस दूसरी को द्वितीय कोऑर्डिनेट या द्वितीय निर्देशांक या सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। दो क्रमिक युग्म बराबर कहलाते हैं जबकि उनके संगत निर्देशांक करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो, बराबर हो। अगर हम कहते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 4, इसका मतलब क्या होगा? ये ए 2 के बराबर होगा, ए इक्वल टू 2, और ये बी 4 के बराबर होगा, बी इक्वल टू 4। पहले निर्देशांक बराबर, दूसरे निर्देशांक बराबर। तो ये क्रमिक युग्म हो गए, दो संख्याओं अथवा राशियों का ऐसा समूह जिनके क्रम सुनिश्चित होते हैं, क्रमिक युग्म कहलाता है। इसके बाद बारी आती है समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल की। हमारे पास यदि दो समुच्चय हैं ए और बी, ए इक्वल टू हम लिखते हैं 1 2 3 और बी इक्वल टू लिखते हैं 4 5, तो इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी के द्वारा निरूपित किया जाता है। और ये ए क्रॉस बी, इनका जो कार्तीय गुणनफल है उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है जिनके प्रथम निर्देशांक समुच्चय ए के तथा द्वितीय निर्देशांक समुच्चय बी के अवयव होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x is an element of A and y is an element of B। अर्थात अगर हम इसको इन दो सेटों के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा A क्रॉस B 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 और 3 5। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि क्रमिक युग्मों को हमेशा छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, छोटे कोष्ठकों के अंदर लिखा जाएगा, जबकि समुच्चयों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो दो अरिक्त समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणनफल ऐसे क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है जिनके पहले निर्देशांक समुच्चय ए के तथा दूसरे निर्देशांक समुच्चय बी के अवयव होते हैं। अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ a is equal to m and cardinal number of b is equal to n, तो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b अर्थात a क्रॉस b में अवयवों की गुण संख्या m into n होती है। ये कार्तीय गुणनफल हो गया। इसके बाद बारी आती है समुच्चयों में संबंध की। संबंध या रिलेशन किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में कोई संबंध R उनके कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है, और
उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनके निर्देशांक परस्पर किसी नियम के द्वारा संबंधित होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5, तो a क्रॉस b के अवयव हमने देखे थे, ये हो रहे थे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। अगर मैं इसका एक समुच्चय ले लेता हूं किस प्रकार से 1 4 2 4, ये एक समुच्चय है, समुच्चय R है। तो ये R क्योंकि 1 4 और 2 4 दोनों ही इस A क्रॉस B में भी है, तो R A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो गया। R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि R A और से B में एक संबंध हो गया, और ये संबंध क्या है कि इनके दूसरे अवयव 4 है। ठीक है, तो समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध उनके कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, साथ ही साथ उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनके अवयव परस्पर किसी नियम के द्वारा संबंधित होते हैं या संगुणित होते हैं। इसमें इस पहले समुच्चय को जो A से B में, जैसे मान लीजिए A है और ये B है, तो इस A से B में कोई संबंध है A 1 2 3 और ये 4 5, तो हमने इस प्रकार से संबंध लिखा था 1 4 और 2 4। तो समुच्चय A को हम कहते हैं इस संबंध का प्रांत या डोमेन, समुच्चय B को संबंध का सहडोमेन या सहप्रांत, तथा समुच्चय B के उन अवयवों का समुच्चय जो कि अवयव A के या प्रांत A के अवयवों से संबंधित होते हैं, संबंध का R का परिसर या रेंज कहलाता है। जैसे इसका प्रांत तो हो गया समुच्चय A 1 2 3 पूरा, सह प्रांत हो गया पूरा का पूरा समुच्चय B 3 5 4 5, और इसका जो परिसर हो जाएगा सिंगलटन सेट 4 होगा, क्योंकि जो परिसर होगा रेंज ऑफ R हम इसको बोलेंगे, ये क्या होगा सिंगलटन सेट 4, क्योंकि दूसरे अवयवों का समुच्चय है। ये हो गया संबंध। तो संबंध क्या हो गया कि किसी अधिक समुच्चय A से अधिक समुच्चय B में संबंध उनके कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, और साथ ही साथ उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिन क्रमित युग्मों के अवयव परस्पर किसी नियम के द्वारा संबंधित होते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह होगी कि A क्रॉस B के जितने उपसमुच्चय होंगे वो प्रत्येक उपसमुच्चय A से B में एक संबंध को निरूपित करेगा। जैसे समुच्चय A में m अवयव हैं, समुच्चय B में n अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या m इंटू n होगी, और A से B में संबंधों की संख्या 2m हो जाएगी। ये हो गया संबंध या रिलेशन। अब आते हैं संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला इसमें आता है रिक्त संबंध या एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध, नल, और इसको वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित कोई संबंध रिक्त संबंध कहलाएगा यदि, क्योंकि फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो निश्चित रूप से फाई जो है A क्रॉस B का भी उपसमुच्चय होगा। तो इस फाई को A क्रॉस B के उपसमुच्चय फाई को A से B में एक रिक्त संबंध कहेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R रिक्त संबंध कहलाएगा यदि समुच्चय A का कोई भी अवयव
समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। अर्थात अगर हम तालिका विधि में इस संबंध को लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी अवयव इसके अंदर नहीं, एक भी क्रमित युग्म इसके अंदर नहीं मिलेगा। मतलब सब एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यदि a इक्वल टू हमारा है 1 2 3 और b इक्वल टू है हमारा 4 5, ये दो हमारे अधिक समुच्चय हैं। और अगर मैं इसमें एक संबंध ऐसा परिभाषित करता हूं कि r उन क्रमित युग्मों x और y का समुच्चय है जहां की x माइनस y क्या है, ग्रेटर देन 12 है, और साथ ही साथ x a का और y b का हो, तो हम देखेंगे कि समुच्चय a के किसी भी अवयव का और समुच्चय b के किसी भी अवयव का अंतर 12 या उससे अधिक नहीं आएगा। 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, सब 12 से छोटे या नहीं। ऐसे ही 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा और 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो किन्हीं भी अवयवों का अंतर 12 से अधिक नहीं है या 12 के बराबर भी नहीं है, अतः हम कहेंगे कि ये जो संबंध होगा क्या हो जाएगा, एक रिक्त संबंध होगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। तो रिक्त संबंध क्या हो गया कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। रिक्त संबंध के बाद दूसरा समुच्चय आता है सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध या इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध तो क्या, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। तो a क्रॉस b के उपसमुच्चय a क्रॉस b को हम समुच्चय a से समुच्चय b में एक सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित कोई संबंध r सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b के किसी न किसी अवयव के साथ क्या हो, संबंधित। समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b के सारे अवयवों के साथ संबंधित हो, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब अगर हम a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू क्या लिखते हैं, 4 5 लिखते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू लिखते हैं 4 5, और इसमें परिभाषित करते हैं संबंध को a क्रॉस b इक्वल टू उन क्रमित युग्म एक्स वाई का संबंध एक्स वाई का समुच्चय जहां की x a का y b का अवयव है तथा x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और y का अंतर जो है क्या है, 0 या उससे बड़ा है। तो इसको अगर हम देखेंगे क्रमित युग्म आ जाएगा 1 4 लेस देन लिखते हैं, बल्कि लेस देन इक्वल टू 0 1 4, फिर 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। तो यहां क्या देख रहे हैं, 1 4 का जो अंतर है 0 या उससे छोटा, मतलब ये -3 है, ये अंतर -4 है, ये अंतर -2 है, ये अंतर -3 है, ये अंतर -1 है और ये अंतर -2 है। सब 0 या उससे छोटे हैं जो किसको परिभाषित कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्रमित युग्म क्या हो रहे हैं, a क्रॉस b में आएंगे। इसको हम अगर तालिका से लिखेंगे तो इस प्रकार से आएगा 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 और 3 5। इस टाइप से लिखेंगे इसको, तीर आरेख के द्वारा तालिका विधि में ये हो गया और समुच्चय निर्माण विधि में ये हो गया। क्योंकि हम अगर a क्रॉस b का मान भी निकालेंगे तो a क्रॉस b का मान भी इतना ही निकलेगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। तो क्योंकि ये दोनों समुच्चय क्या है, बराबर हैं, तो a क्रॉस b का स्वयं का जो उपसमुच्चय है वो क्या कहलाएगा,
ए से बी में एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्या हो, संबंधित हो। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि ये जो संबंध है वो क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन है। तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंधों के रिक्त संबंध में कोई भी अवयव नहीं होगा और सार्वत्रिक संबंध में सारे के सारे अवयव आ जाएंगे एक रस बी के। तो यहाँ ए का कोई भी अवयव बी के साथ संबंधित नहीं होगा, यहाँ ए के सारे अवयव बी के सभी अवयवों के साथ संबंधित हो जाएंगे। रिक्त और सार्वत्रिक संबंध आएंगे। अब इस प्रकार इसमें तीन संबंध और आते हैं, तीन प्रकार। एक संबंध हुआ तत्समक संबंध। तत्समक संबंध या इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, ये जो तत्समक संबंध होगा इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि तत्समक संबंध जो है इसके प्रांत और सहप्रांत एक ही समुच्चय होंगे, मतलब प्रांत भी ए होगा और सहप्रांत भी ए ही होगा। तो अगर हम इसको ए लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध तत्समक संबंध कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल क्या हो, स्वयं के साथ ही संबंधित हो। अर्थात हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसमें क्या कहला, इसमें किस प्रकार से अवयव आएंगे, एक्स एस प्रकार के अवयव आएंगे जहां की एक्स क्या होगा, ए का एलिमेंट होगा। अर्थात इसको हम तालिका विधि में लिखेंगे, इस स्थिति में जाएगा 1 1 2 2 और 3 3। मतलब क्रमित युग्मों के पहले और द्वितीय निर्देशांक क्या होंगे, समान होंगे, 1 1 2 2 3 3। जो अवयव पहला है वो खुद के साथ ही संबंधित है, मतलब 1 1, 2 भी 2 के साथ, 3 भी 3 के साथ। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध। कि समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक तत्समक संबंध होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं के साथ ही संबंध। तत्समक संबंध हो गया। उसके बाद आते हैं तीन प्रकार के और संबंध, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध। स्वतुल्य संबंध या इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव, किसी भी समुच्चय ए से उसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का अवयव क्या होगा, स्वयं के साथ संबंधित होगा। मतलब हम कहेंगे ए से ए में परिभाषित कोई संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि आर उन क्रमित युग्मों आर में क्या होंगे, एक्स एक्स फॉर एवरी एक्सिजन एलिमेंट ऑफ ए। स्वतुल्य संबंध अर्थात अगर हम इस स्थिति में लिखेंगे तो जाएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3। ये संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि 1 1 के साथ संबंधित है, 2 2 के साथ संबंधित है और 3 3 के साथ संबंधित है। तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में एक अंतर है। सारे तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होंगे लेकिन सारे स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होंगे, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में कुछ अवयव ऐसे भी हो सकते हैं कि जो दूसरों के साथ हो। इसमें ये सारे अवयव आते हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य अवयव भी हो सकते हैं, मतलब जिनके सेम कोऑर्डिनेट होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। कुछ ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हों, डिफरेंट। तो सारे स्वतुल्य संबंध
सम्मित नहीं होते हैं, जबकि सारे स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होते हैं, जबकि सारे तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई इस ए में परिभाषित कोई भी संबंध स्वतुल्य कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ क्या वो संबंधित हो, या कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सॉरी। दूसरा आता है सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि समुच्चय ए के किसी अवयव का इस समुच्चय ए के किसी अवयव के साथ जो संबंध है वही संबंध समुच्चय ए के समुच्चय ए के साथ, मतलब प्रांत का सह प्रांत के अवयव के साथ जो संबंध है वही संबंध सह प्रांत के अवयव के साथ भी होना चाहिए। सह प्रांत के अवयव का प्रांत के अवयव के साथ भी होना चाहिए। मतलब हम कहेंगे कि आर सममित होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर, इट मीन्स वाई एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर। यदि क्रमित युग्म एक्स वाई आर का अवयव है तो इसका उल्टा वाई एक्स भी आर का अवयव होना चाहिए। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x से y में जो संबंध है वही संबंध y से x में भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा संबंध क्या कहलाएगा? सममित संबंध कहलाएगा। जैसे सपोज मैं एक ये इन सेट के संदर्भ में एक रिलेशन लिखता हूं 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3, तो ये संबंध क्या होगा? स्वतुल्य, ये सममित होगा या नहीं होगा? 1 1 2 2 और 3 3 में तो दोनों अवयव बराबर हैं। यहां देखिए 1 2 इसमें है, आर में है, और इसका उल्टा 2 1 भी आर में है। इनके उल्टे तो सेम ही हो गए, 1 1 2 2 और 3 3 के सेम ही हो गया रिवर्स। इसका 1 2 का उल्टा 2 1 है, वो आर 1 2 अगर आर में है तो 2 1 भी आर में है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? सममित संबंध होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जैसे ए किसी समतल में रेखाओं का समुच्चय है और दो रेखाएं हैं, उसमें एल और एम है। यदि सरल रेखा एल सरल रेखा एम पर लंब है तो सरल रेखा एम भी सरल रेखा एल पर लंब होगी ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो संबंध लंब होने का है वो क्या है? एक सममित संबंध है। या हम कह सकते हैं कि ए किसी समूह में बच्चों का समूह है, ए बच्चों का समूह है, और उस समुच्चय में उस समूह में एक संबंध है आर भाई होने का। तो यदि ए बी का भाई है तो क्या बी भी ए का भाई होगा? यह आवश्यक नहीं है। अगर ए बी का भाई है तो हो सकता है बी ए की बहन भी हो सकती है। तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि सममित नहीं होगा, यदि ए बी का भाई है तो बी ए की बहन हो सकती है, क्योंकि भाई होने का संबंध क्या नहीं हो गया? सममित नहीं हो गया। तो सममित संबंध हो गया कि यदि ए से बी में कोई संबंध आर है तो आर सममित तभी होगा जबकि आर का कोई क्रमित युग्म एक्स वाई और उसका उल्टा वाई एक्स दोनों क्या हो? आर में। एक्स वाई अगर आर में है तो उसका उल्टा वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। मतलब एक्स से वाई में जो संबंध है वही संबंध वाई से एक्स में भी होना चाहिए। और तीसरा संबंध आ जाता है इसमें संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन इसको कहते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय ए में कोई संबंध आर संक्रमक कहलाएगा यदि x और y में y अगर r में है, y और z अगर r में है, तो इसका मतलब x और z भी r में होने चाहिए। अर्थात x से y में, x और y में जो संबंध है अगर वही संबंध y और z में भी है तो x और z में भी वही संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो ये संबंध क्या कहलाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रमक संबंध कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने कहा था कि सरल रेखाओं का समुच्चय ए है और उनमें समांतर होने का संबंध है। ए सरल रेखाओं का समुच्चय है और उस समुच्चय में कोई संबंध आर समांतर होने का। तो यदि रेखा एल रेखा एम के समांतर है, रेखा एम रेखा एन के समांतर है, तो रेखा एल भी क्या हो जाएगी, ये एल रेखा है, ये एम रेखा है, एल एम के समांतर है और ये क्या है, एन रेखा है। ये एम एन के समांतर है तो ये रेखा भी क्या हो जाएगी, इसके समांतर होगी। मतलब एल एम के समांतर है और एम क्या है, एन के समांतर है, तो एल भी क्या हो जाएगी, एन के समांतर होगी। तो समांतर होने का संबंध क्या हो गया, एक संक्रमक संबंध हो गया। या हम कह सकते हैं ए बच्चों का समुच्चय है, उसमें एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, जेड का भाई हो जाएगा। इस स्थिति में अगर मैं कोई संबंध परिभाषित करता हूं, r इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 और 3 3, तो देखिए ये संबंध क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। देखो 1 2 और 2 3, 1 2 r में है, 2 3 r में है, तो इनके दूसरे अवयवों को छोड़ दीजिए, 1 3 भी क्या है, क्योंकि r में है, तो ये संबंध क्या हो गया, एक संक्रमक संबंध। तो ए से समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर संक्रमक कहलाता है यदि समुच्चय ए के किन्हीं तीन अवयवों एक्स वाई और जेड के लिए एक्स से वाई में जो संबंध है वही संबंध अगर वाई से जेड में भी है तो वही संबंध एक्स से जेड में भी होना चाहिए, तब ये संबंध क्या कहलाता है, एक संक्रमक संबंध कहलाता है। यदि एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय है, पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा त्रिभुज तीसरे के समरूप है, तो पहला त्रिभुज भी तीसरे के समरूप हो जाएगा। तो ये समरूप होने का संबंध भी त्रिभुजों के समुच्चय के लिए क्या हो गया, एक संक्रमक संबंध हो गया। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, तीन संबंध हो गया। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित होता है। सममित में क्या होता है कि अगर कोई दो अवयव समुच्चय ए के हैं और पहले से दूसरे में जो संबंध है वही संबंध दूसरे से पहले में भी है, तो समुच्चय क्या, तो संबंध क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। और संक्रमक के लिए तीन अवयव कि एक्स वाई और जेड तीन अवयव हैं, तीन अवयव हैं किसी समुच्चय के, पहले का दूसरे के साथ जो संबंध है वही दूसरे का तीसरे के साथ होने पर पहले का तीसरे के साथ भी वही संबंध है, तो ये संबंध क्या कहलाता है, एक संक्रमक संबंध कहलाता है। और अगर कोई संबंध इन तीनों ही को प्रतिबंध उसमें लागू होते हैं, मतलब वो स्वतुल्य भी है, वो सममित भी है, वो संक्रमक भी है, तो वो संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन। ये किसी समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वो क्या हो, स्वतुल्य हो, वो सममित हो और वो संक्रमक हो। मतलब क्या कहेंगे हम कि यदि कोई समुच्चय ए है, ए से ए में कोई संबंध क्या है, आर है, तो आर क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ए के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए एक्स आर का अवयव होना चाहिए, मतलब स्वतुल्य होना चाहिए। फिर फॉर सम एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों एक्स और वाई के लिए यदि एक्स वाई आर का अवयव है, इट मीन्स वाई एक्स भी आर का अवयव होना चाहिए। मतलब एक्स से वाई में जो संबंध है वही संबंध वाई से एक्स में भी होना चाहिए, अर्थात संबंध सममित होना चाहिए। और तीसरा फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, इफ एक्स वाई इज इन आर, यदि एक्स वाई आर में है, वाई जेड ऑल्सो इन आर, इट मीन्स एक्स जेड ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर। यदि
ए के तीन अवयव एक्स और वाई और जेड है, तो एक्स से वाई में जो संबंध है वही संबंध वाई से जेड में भी है, तो वही संबंध एक्स से जेड में भी होना चाहिए, अर्थात संबंध संक्रमक होना चाहिए। तो अगर ये तीनों ही प्रतिबंध एक साथ संतुष्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो ए से ए में परिभाषित कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। तो इस प्रकार से ये संबंध हो गया। थैंक यू।